नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल सुनाने जा रही हूँ एक एशियन वुमेन की कहानी। एशियन वुमेन 1930 के दशक में जब मर्ले ऑबरन ने हॉलीवुड में तूफान ला दिया था तो पत्रिका के लेखकों को पता नहीं था कि क्या बनाया जाए। एक लेखक ने उसे विचित्र भयावह अलग रूप में वर्णित किया, जबकि अन्य ने उसकी नाजुक और सुंदरता, पन्ना आंखें, उज्जवल लाल होठ, त्वचा पर आकर्षित किया। हालांकि उनकी 1936 की आने वाली उम्र के नाटक द डार्क एंजल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर नामांकन कैथरीन हेपबर्न और अंतिम विजेता बेटी डेविस के साथ एक लीग में उनकी जगह की पुष्टि करता है। दिन के ग्लैमर पैरागन यह केवल बाद में था कि दुनिया को पता चला ऑबरन एक दक्षिण एशियाई महिला थी जो गोरे रंग के लिए गुजर रही थी। जिस तरह से एवरीवेयर एवरीथिंग ऑल एट वंस इस अवार्ड सीजन पर हावी हो गया है, उसे देखते हुए ये संभावना बढ़ रही है कि मिशेल योह इस साल की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपने घर ले लेंगी। लेकिन जब जनवरी के अंत में इस साल के अकादमी पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के उम्मीदवारों में योह के नाम की घोषणा की गई तो हॉलीवुड रिपोर्टर को इस दिग्गज अभिनेता को पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाले एशिया के रूप में पहचान रखने वाला पहला व्यक्ति कहने में दर्द हुआ। आलोचकों ने घोषणा की राजनीतिक रूप से बहुत सही होने की निंदा की, यहाँ तक कि इसने उन जटिल बंधनों पर कब्जा कर लिया जो इन महिलाओं को बांधते हैं। प्रत्येक अपने समय का एक उत्पाद है। जहां 60 वर्षीय योह फिल्म में अग्रणी है, वह मूल रूप से जैकी चैन के लिए लिखी गई भूमिका निभाने के लिए एक सांस्कृतिक छत को तोड़ने के कगार पर है। ऑबरन ने कुछ नस्ली उत्पीड़न से बचने के लिए सावधानी पूर्वक अपनी असली पहचान छुपाई और उस रहस्य को अपने पास ले लिया। 1979 में 78 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु के दशकों के बाद ही दुनिया को उनकी सच्चाई का पता चला। द डार्क एंजल में ऑबरन की आंखें खोलने वाला काम नहीं है जिसे उसके हस्ताक्षर प्रदर्शन के रूप में ठीक से देखा जाना चाहिए था। जब हम नस्लीय प्रतिनिधित्व की कहानी के बारे में सोचते हैं, वर्जीनिया विश्वविद्यालय में मीडिया अध्ययन की सहायक प्रोफेसर शिल्पा डेव कहती है, मर्ले ऑबरन वास्तव में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह इसमें एक वैश्विक पहलू लाती है। भूरे रंग के शेड्स। एस्टेले मर्ले ऑबरन थॉम्पसन का जन्म उस समय के ब्रिटिश भारतीय शहर बॉम्बे में हुआ था। ऑबरन अपने सहज रूप से गोरा रंग बनाने के लिए बहुत ही दृढ़ संकल्पित थी। यह उसके लिए एक बड़ी दुनिया का टिकट बन गया था। वह कफन जिसने इस तथ्य को छिपाने में मदद की, वह बलात्कार की उपज थी। उनके जन्म के पिता एक चाय बागान के एंग्लो आयरिश फार्मैन थे। माना जाता है कि उनकी मां श्रीलंकाई और माओरी वंश की थी। जब उन्होंने 1911 में जन्म दिया था तब वह सिर्फ 14 साल की थी। परिवार में ऑबरन की क्वीनी उपनाम दिया क्योंकि उसका जन्म क्वीन मैरी और किंग जॉर्ज की भारत यात्रा के साथ हुआ था। जीवन में ऑबरन के भाग्य को नरम करने के प्रयास में उसकी दादी ने उसे अपने रूप में पाला और उसे विश्वास दिलाया कि उसकी किशोर माँ वास्तव में उसकी सौतेली बहन थी। लेकिन वह ऑबरन को उसकी मिश्रित विरासत पर लगातार ताने मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी। 3 साल की उम्र में देश भर में कलकत्ता जाने के बाद उन्होंने शहर के सर्वश्रेष्ठ लड़कियों के निजी स्कूलों में से एक में छात्रवृत्ति भी जीती, यानी स्कॉलरशिप, केवल सहपाठियों के लिए उन्हें अपने खुले नस्लवाद से बाहर निकालने के लिए। फिल्में और नाइट लाइफ दृश्य उसके बचने के लिए बन गए और नाटक उसके अस्तित्व की कुंजी बन गया। द स्कारलेट पिपरेल के मर्ले ऑबरन और लेस्ली हावर्ड। किशोरावस्था में ऑबरन ने एक पास लहजे का सम्मान करना शुरू कर दिया। अमोनिया युक्त पारा से भरे ब्लीच क्रीम के साथ अपनी त्वचा को हल्का करना शुरू किया। एक खतरनाक जहर था ये, जिसका ऑबरन के कई पुरुष शूटर्स पर कमजोर प्रभाव पड़ा। जिन लोगों ने उसकी नस्ल का पता चलने के बाद उसे तुरंत छोड़ नहीं दिया,
उसने भारत से फ्रांस इंग्लैंड में उसके कदमों को प्रायोजित करने में मदद की, जहां उसने क्वीनी ओब्रायन के नाम से क्लब परिचारिका के रूप में काम भी किया। जब वह हंगरी में जन्मे ब्रिटिश निर्देशक अलेक्जेंडर कॉडा के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ी तो ओबरॉन का अभिनय करियर उच्च गति पर चला गया। 1933 की ब्लॉकबस्टर द प्राइवेट लाइफ ऑफ हेनरी में एनी बेलिन के रूप में एक छोटे से हिस्से ने उनके ब्रेकआउट की घोषणा की। मैरिले ओबरॉन के रूप में श्रेय देने वाले अभिनेता के लिए एक कवर स्टोरी के साथ आने के लिए एक पागल हाथापाई शुरू हो गई। उसने लोगों को बताया कि वह तस्मानिया में पैदा हुई थी क्योंकि यह अमेरिका और यूरोप से बहुत दूर था। आमतौर पर इसको मूल से ब्रिटिश माना जाता था। 2002 के वृत्तचित्र द ट्रबल विद मर्ले के निर्देशक मैरी डेलोफस्की ने लिखा था, अपने जीवन काल में ओबरॉन ने 2 बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। ओबरॉन ने दावा किया कि उसके जन्म के रिकॉर्ड आग में नष्ट हो गए थे। जहां तक उसकी काली चमड़ी वाली मां की बात है, उसकी जैविक दादी ओबरॉन ने उसे एक नौकरानी के रूप में पेश किया। शो बिजनेस में इसे बनाने की लागत उस समय थी जब अमेरिकी सरकार अभद्रता पर नकेल कसने की इच्छुक थी। इसे सांसदों पर छोड़ने के बजाय हॉलीवुड ने खुद को पुलिस के अवसर पर जब्त कर लिया। हेड कोच के रूप में जाने वाले नियमों के एक सेट को अपनाते हुए जो कई बातों के अलावा अंतर्जातीय रोमांस पर आधारित था। प्रतिनिधित्वात्मक कास्टिंग को अनिवार्य रूप से अवैध बनाने के साथ स्टूडियो ने येलो और ब्लैक फेस को अपनाया। और जब ओबरॉन का कॉडा के साथ शुरुआती काम हुआ जिससे उसने अंततः शादी भी की, सैमुअल गोल्डविन के तहत एक सफल करियर का नेतृत्व किया, तो उसकी पहचान को एक रहस्य बनाए रखना हर किसी के हित में हो गया। इसके बारे में सोचो। डेव कहते हैं, वह अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के इस कैडर का हिस्सा थी जिन्हें इन सभी फिल्मों को बनाने के लिए उधार दिया गया था। वह अपनी आजीविका के लिए गोल्डविन और कॉडा पर निर्भर थी। तो आप समझ ही सकते हैं कि उसे अपना नाम क्यों छिपाना पड़ा। 1936 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को नामांकन ने भी एक ओबरॉन को कई अतिरिक्त दबदबा नहीं दिया। एक शुरुआत के लिए ऑस्कर बमुश्किल 1 दशक पुराना था, अभी तक स्वर्ण मानक पुरस्कार नहीं था। दूसरे के लिए मीडिया की तुलना में महिला अभिनेताओं पर और भी सख्त दबाव था और ओबरॉन को अतिरिक्त जांच के लिए भी रखा था। एक आलोचक ने 1934 में एक्शन फिल्म द स्कारलेट पिंपरेल में ओबरॉन के प्रदर्शन का मजाक उड़ाया, जिसमें चेहरे के मेकअप और काली भौं के तिरछेपन के माध्यम से उसकी उपस्थिति को दृढ़ता से उन्मुख करने की प्रवृत्ति का हवाला दिया। जब 1934 में लॉस एंजल्स टाइम्स की एक कहानी ने उनका वर्णन करने के लिए यूरो एशियाई शब्द का इस्तेमाल किया, तो ओबरॉन ने इसे एक संयोग के रूप में खारिज कर दिया। मैक्स फैक्टर के एक विज्ञापन अभियान में सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड ने डिंग मारी कि कैसे उसके मेकअप ने उसे थोड़ा अवास्तविक और आकर्षक से सुंदर आकर्षक लड़की में बदल दिया। यह विडंबना है, वह डार्क एंजल के लिए ऑस्कर नामांकित होगी, जो पहले विश्व युद्ध प्रेम संबंध के बारे में एक फिल्म है जो जटिल है। जब पुरुष नायक युद्ध की चोट से पीड़ित होता है जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है अजीब तरह से, तब ओबरॉन का एकमात्र नामांकन था। यहाँ तक कि हैपबर्न और डेविस ऑस्कर 12मासी बन गए और ओबरॉन 70 के दशक की शुरुआत में काम करते रहे। उन्होंने 1939 की वुथरिंग वाइट्स में लैरिस ओलिवियर के साथ 1966 की द ऑस्कर में खुद की भूमिका निभाई, जो पुरस्कारों के बारे में है। फिर भी वह इतनी अधिक ब्लीच क्रीम और एक कार दुर्घटना से अपनी त्वचा को होने वाले नुकसान के बावजूद बेचती रही, जिसने इसे खराब कर दिया और कॉडा को महाकाव्य ए कोलाडियस के उत्पादन को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। स्क्रीन पर सामने आने से ओबरॉन के सफेद चेहरे में दरारें रखने के लिए सिनेमेटोग्राफ